देखिए हमने लास्ट क्लास में जितना पढ़ लिया था, हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज़ ग्रेविटेशन। हम लोग ग्रेविटेशन करेंगे। आज आप डेट मेंशन कर दीजिए, टुडे इज़ 7 अगस्त। ठीक है बेटा। अब ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या, वो इम्पॉर्टेंट सभी हैं, बट इसका यूज़ रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आप लोग ने फोर्स पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, स्पीड पढ़ा, बस सभी एक दूसरे टर्म्स एक दूसरे के बिना अधूरे हैं एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन मतलब कि क्या है कि अर्थ अपनी तरफ कोई चीज़ अट्रैक्ट करिए। देखिए अर्थ अट्रैक्ट करिए अपनी कोई भी चीज़ अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। ये देखिए ये पेन को ये नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे। ग्रेविटेशन हर एक चीज़ पे होता है जिस पे मास होता है। आपके में भी ग्रेविटेशन है, इस पेन में भी ग्रेविटेशन है, इस कॉपी में भी है, सब में होता है ग्रेविटेशन। बट इनका जो ग्रेविटेशन होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशन से बहुत कम होता है, जिसके कारण अगर हम पेन फेंकते हैं तो ये आपके पास ना आके ये ज़मीन पे यानी कि अर्थ पे गिरता है, जाके धरती पे गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि हमारा ग्रेविटेशन तो बहुत ही कम होता है एज़ कंपैरिजन टू द अर्थ, बहुत ही वेरी वेरी लेस। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेविटेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। ग्रेविटेशन क्या होता है? जो में मास होता है। अगर कोई भी वस्तु मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर ग्रेविटी मतलब कि ये यूनिवर्स अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ उसका मास है, ड्यू टू सम मास के कारण वो उसको अट्रैक्ट करता है, जो ये एक अट्रैक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे मेरा और आपके बीच में एक अट्रैक्शन है, तो हम लोग इसको ये एक अट्रैक्शन है, पढ़ाई के लिए अट्रैक्शन है ना। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम क्यों? आपके साथ आपकी टीचर हैं, आप जुड़े। अभी तक आप हम लोग हमको नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब क्लास 9 में आप आए तो आपको हमारी पहचान हो गई, हम लोग के बीच में आप एक बॉन्डिंग हो गई, एक अट्रैक्शन हो गया। तो ये क्या है? हम लोग में एक अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, हमें आपकी इन्फॉर्मेशन पता है और आपको हमारी पता है, हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, आप सब पता है आपको, और हमें पता है कि आप पर कितने बच्चे इसमें से पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास 90 की स्ट्रेंथ है तो इस टाइम प्रेजेंट टाइम हम लोग के कितने बच्चे एक्टिव हैं। आई नो ऑल दैट नोज दैट कौन बच्चा एक्टिव है, कौन रिस्पॉन्ड करे, कौन कैसा बच्चा है, हम सब समझ गए। आप लोग जितने अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमको बना के भेजते हैं दैट, तो उससे हमें सब समझ में आता है कि ये क्या। जैसे कि न्यूटन है, आप लोग को जैसे कि बहुत ही पुराना है, न्यूटन इज सर इसाक न्यूटन में 23 ईयर्स की ओल्ड में, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, आप लोग को याद होगा, उन्होंने पढ़ाई की है, ये पढ़ा होगा आप लोग ने। और उन्होंने एक एप्पल के गिरने वाला लगाया था। एप्पल जो पेड़ से गिरते हैं तो वो नीचे ही आके गिरते हैं। कैसे गिरते हैं? बिकॉज ओनली फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ जैसे कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, जो सेंटर की तरफ लगता है। सेंटर की तरफ कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से, किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एंड दे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है व्हेन द मोशन ऑफ द पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑल दिस एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल मोशन, सेंट्रीपिटल मोशन कहते हैं। और जो सर्किल की तरफ उसकी डायरेक्शन जो अंदर की तरफ है, और जो एक फोर्स लगता है परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज नॉट फॉर इन सिलेबस बट आई डिस्कस्ड ताकि आप लोगों को थोड़ा पता रहे कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो द फोर्स इज प्रोवाइड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट्स एंड planets and sun. Similarly, every object left free near the earth surface falls on the earth due to the gravitational force of the earth acting on it. ये सब gravitational force acting है। So now the next side heading is now the starting side heading. The first side heading is, children, you will all write that gravitational force. Gravitational force. Is that clear? तो gravitational force हम लोग लिखेंगे every particle
in the universe, attracts the other due to its mass. This force of attraction is called as gravitational force. This force of attraction is called as a gravitational force. ठीक है, ये बहुत ही, और इसका एक लॉ आता है जिस लॉ का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इस लॉ का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इनको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. देखिए नाउ नेक्स्ट another side heading is children write that universal law of ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल ग्राफ. इसको हम एक्सप्लेन करें एक छोटे से डायग्राम से कि दो पार्टिकल है हमारे पास. एक है इसका मास m1 है, एक का मास m2 है. दिस मास विल बी m1 एंड दिस मास विल बी m2. इनके जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल r. ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to Newton's law of gravitation, the gravitation force of two objects the distance between the two objects is small r, and the force of attraction between the two objects is directly proportional to the product of their masses. इनके product of masses के equal है and proportional है, and इसकी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. देन दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, ये भी 1686 में किया गया था. 18 न्यूटन्स formulated that the force of attraction between the two objects called as the Newton's law of gravitation. The laws states that the laws, यहाँ से लिख देंगे, the laws states that, इसका लॉ क्या है देखिएगा. पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between two objects is directly proportional to the product of their masses. And ये हो गया मासेस. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट, ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है. फर्स्ट पॉइंट हो गया यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी m1 इंटू m2, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2. इज दैट क्लियर? तो अब क्या है नेक्स्ट क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग two objects is directly proportional to the product of mass. And secondly, the force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब इसकी the force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between them. यानी कि देखिए डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स हुआ
force is inversely proportional to 1/r². Is that clear? तो एक इक्वेशन ये बन गई फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस. हमें दोनों को कंबाइन कर दिया, तो हमने दोनों इक्वेशंस को अब कंबाइन किया, यानी कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को करेंगे. f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r². क्लियर? m1 m2 अपॉन r², यानी f इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r². इज़ दैट क्लियर? तो ये आपका इक्वेशन आ गया, f इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन r². दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन एंड दिस इज. अब इसमें कैपिटल G के बारे में बताते हैं. वेयर कैपिटल G के बारे में बताते हैं, इज द constant of proportionality the value G does not depend on their nature, place, time, medium, temperature. ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता कि कैसा है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है. hence इसको क्या कहा जा सकता है, hence it is called universal gravitational constant. Called the universal gravitational constant. ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी अलग से एग्जाम में पूछ सकता है, मैं इसके बारे में बता रही हूँ. देखिए इसका हम नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं, definition of universal gravitational constant, यानी कैपिटल G. definition of universal gravitational constant कैपिटल G, यानी F इज इक्वल्स टू होता है G m1 m2 अपॉन r². इसको इधर कर दिया हमने, f इंटू r² इज इक्वल G m1 m2, और ये m1 m2 से डिवाइड कर दिया, तो G इज इक्वल्स टू f इंटू r² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2. इज़ दैट क्लियर? तो अब देखिए हमने बताया व्हेन, हम क्या बताना चाह रहे हैं, m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम and r is equals to 1 meter. ठीक है, then f is equals to क्या मिल गया, G. ठीक है, therefore the universal gravitation constant capital G is same as the gravitational force in magnitude that acts on two objects of unit mass kept at a distance. ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है यहाँ पे डेफिनेशन में कि the universal gravitational constant capital G is same as the gravitational force in magnitude that acts on two objects of unit mass kept at a unit distance. Is that clear? तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल, ये हो गया आप लोगों का क्या
हो गया? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज सेम एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड दैट एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट विद सम यूनिट मास केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस। इसका मतलब ये कि ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है ये सेम होता है इस f के फोर्स के इक्वल है। कब इक्वल होता है? जब इसके दोनों ऑब्जेक्ट की जो मास है वो यूनिट है, यानी 1 kg रखा है, यूनिट है, और डिस्टेंस भी क्या है? 1 यूनिट होती है, यानी यूनिट होती है डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस होती है। देन कैपिटल F की वैल्यू जो कैपिटल G की इक्वल, दिस इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? यूनिट देखिए कैसे निकालते हैं इसकी यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यूनिट ऑफ, ये देखिए बेटा आता है एग्जाम में, अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल मेरे साथ साथ नोट भी करते जाइए आप लोग, तो आप लोग को बर्डन नहीं पड़ेगा बाद में, ऐसे लर्निंग के लिए टाइम मिलेगा आप लोगों को। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। तो देखिए कैपिटल G की वैल्यू आपने निकाली है F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, अभी आपने लिखा था। F का यूनिट होता है बेटा न्यूटन, और R का होता है m स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि -2, ठीक है? ये होती है G की वैल्यू। G की वैल्यू जो है एक और निकाली गई है बाय एक्सपेरिमेंट। G की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम -2 लिखे। अब बच्चे घबरा रहे होंगे कि ये वैल्यू इतनी बड़ी में याद करनी पड़ेगी। बेटा याद करने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में अक्सर ये दिया रहता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम में अक्सर दिया रहता है, तो इसलिए से घबराने वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है? कभी कभी आता है एग्जाम में, बोलेगा यू स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप बता सकते, राइट द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एंड द ग्रेविटेशनल एंड ऑन द अर्थ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है बेटा? तो ये आपका हो गया ग्रेविटेशन की वैल्यू। तो इतना आपके पास होने के बाद एक इसका हम एक न्यूमेरिकल अटैच्ड बेटा एक हम न्यूमेरिकल अटैच कर दे रहे हैं, एक न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए इसका, आई होप कि ये क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो इस पर एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखिए द मास ऑफ द अर्थ इज़ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम and that of the moon is 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, ठीक है? if the distance between the earth and the moon is 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ठीक है? कैलकुलेट the force exerted by the earth on the moon take कैपिटल G की जो वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। इज़ दैट क्लियर? ये है आपके पास इसका सल्यूशन है, हमेशा दिया रहेगा G की वैल्यू एग्जाम में। देखिए ये मास ऑफ द अर्थ, एक को m1 ले लिए, मास ऑफ द अर्थ को हमने कैपिटल M मान लीजिए, 6 इंटू 10⁻24 kg हो गया। या आप m1 m2 लेते ना, तो आप m1 लिख लीजिए। एक m2 एक का मास दे रहा है 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। स्मॉल r दे रहा है बेटा 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, दैट मीन्स 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। कैपिटल G आपको गिवन है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में
using Newton's law of gravitation, F इज इक्वल टू होता है g m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। g की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 divided by r square is 3.84 into 10 to the power 8. 297.48 into 10 to the power 35 the whole divided by 14.75 into 10 to the power 16. तो ये हो जाएगा 2.02 into 10 to the power 20 न्यूटन। ठीक है, दिस इज़ द फोर्स। This is the force. Thus the force exerted by the earth on the moon is, जो moon पे earth पे exert हो रहा है वो this is the 2.02 into 10 to the power 20। ठीक है बेटा, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, आगे का हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इतना आप रिवाइज भी कर लीजिएगा, इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो प्रॉब्लम होगी आप हमसे, अभी क्वेरी है आप हमसे पूछ लीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।